तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द डेविल प्लान नाम की इस सीरीज के सेक्शन 2 के बारे में। दोस्तों ये नेटफ्लिक्स की एक बेहतरीन सीरीज है जिसमें इसका सेक्शन 1 हमें पहले देखने को मिल चुका था और सेक्शन 2 अब हमें देखने को मिल रहा है, तो इसी के बारे में आपको आगे मैं डिटेल बताता हूँ। द डेविल्स प्लान कोरियाई एक दक्षिण कोरियाई रियलिटी गेम शो है। पहला सीजन 26 सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुआ। नकद पुरस्कार जीतने के लिए 12 प्रतियोगी सहयोगी और प्रतिस्पर्धी रणनीति गेम दोनों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। सीजन 1 2023 प्रारूप 12 सेलिब्रिटी प्रतियोगियों को शुरू में एक पीस दिया जाता है। जिस खिलाड़ी के पास कोई पीस नहीं होता उसे बाहर कर दिया जाता है। पीस को खिलाड़ियों के बीच में बदला जा सकता है या इन-गेम लाभों पर खर्च किया जा सकता है। 2 दैनिक मैचों में पीस जीते और हारे जा सकते हैं। मुख्य मैच और पुरस्कार मैच। प्रतिस्पर्धी मुख्य मैच के बाद सबसे कम मोहरों वाले 2 बचे हुए खिलाड़ियों को अगले मुख्य मैच तक जेल भेज दिया जाता है। सबसे ज्यादा मोहरों वाला खिलाड़ी या खिलाड़ी इस बारे में टाई ब्रेकिंग निर्णय लेते हैं कि किसे जेल भेजा जाए। सहयोगात्मक पुरस्कार मैच यह निर्धारित करता है कि अंतिम पॉट में कितनी धनराशि जोड़ी जाए। 50, 000, 000 या 100, 000, 000 जो कुल 500, 000, 000 तक हो सकती है। 1. इसमें शामिल खेलों में सामाजिक अनुमान लगाने वाले खेल, बोर्ड गेम, कार्ड गेम और 9 मेंस मोरिस जैसे अमूर्त रणनीति वाले खेल शामिल है। मुख्य मैचों में आमतौर पर खिलाड़ी गठबंधन बनाते हैं, जबकि पुरस्कार मैचों में याद रखने, संख्यात्मक गणना और विजुअलाइजेशन सहित कौशल का परीक्षण किया जाता है। 3 अलग-अलग तरह के टुकड़ों को मिलाकर एक अष्टफलक जैसा आकार बनता है, जिससे सुराग अगले साल पढ़ा जा सकता है। इस सुराग का उपयोग करके जेल में छिपी तिजोरी में 2024 टाइप करके एक विशेष व्यक्तिगत चुनौती को अनलॉक करता है। गोमोकू का एक प्रकार जिसमें खिलाड़ी को प्रत्येक टुकड़े का रंग याद रखना चाहिए, जिसमें खिलाड़ी 10 टुकड़े जीत सकता है लेकिन खेल से बाहर होने का जोखिम उठा सकता है। गेम प्ले पहले मुख्य मैच के अलावा 1 से कम टुकड़ों की कुल संख्या वाले खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया। दिन 1 मुख्य मैच वायरस गेम। खिलाड़ियों ने यादृच्छिक रूप से एक संख्या का चयन किया जो डीलर रूम के अंदर रखे गए 12 कार्डों में से एक कार्ड चुनने के क्रम को निर्धारित करता था। प्रत्येक कार्ड पर एक भूमिका थी जो खिलाड़ी को निभानी थी। भूमिकाएं इस प्रकार थीं। आतंकवादी सभी नागरिकों को मारने की कोशिश करता है। प्रत्येक आतंकवादी के पास एक गोली होती है जिसका उपयोग वे एक खिलाड़ी को मारने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक आतंकवादी के पास एक वायरस भी होता है जिसका उपयोग वे एक खिलाड़ी को संक्रमित करने के लिए कर सकते हैं और वायरस संख्या क्रम से फैलता है। एक राउंड के बाद वायरस से संक्रमित खिलाड़ी मारे जाते हैं। 2 आतंकवादी है। कट्टरपंथी आतंकवादियों या वायरस द्वारा मारे जाने की कोशिश करता है। हमारे जैसे लोकप्रिय सामाजिक अनुमान वाले खेलों के विपरीत खिलाड़ियों को खत्म करने के लिए कोई वोटिंग नहीं है। कट्टरपंथी कितनी जल्दी मारा जाता है इस पर निर्भर करते हुए उन्हें अलग-अलग मात्रा में टुकड़े मिलते हैं। जितनी जल्दी वे मरते हैं उतनी ही अधिक संख्या होती है। केवल एक कट्टरपंथी है। अधिकारी आतंकवादियों को मारने की कोशिश करता है। अधिकारी को हर राउंड में एक गोली लगती है और सफलता के आधार पर उसे अलग-अलग मात्रा में टुकड़े मिलते हैं। केवल एक ही अधिकारी है। साधारण नागरिक आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश करता है। निरीक्षण करने के अलावा बहुत कुछ करने में असमर्थ है क्योंकि उनके पास कोई विशेष योग्यता नहीं है। साधारण नागरिकों में से एक के पास वायरस का मारक है जो उन्हें बिना जाने ही वायरस से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 5 साधारण नागरिक है। शोधकर्ता नागरिक को मारक औषधि देकर मारक औषधि विकसित करने का प्रयास करता है। शोधकर्ताओं को नहीं पता कि इसे कौन ले जाता है
और वे प्रत्येक दौर में एक व्यक्ति को चुन सकते हैं। यदि वे सफल होते हैं तो इलाज के लिए विकास प्रक्रिया जारी रहती है। यदि वे सफल होते हैं तो नागरिक खेल जीत जाते हैं। 2 शोधकर्ता है। पत्रकार आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश करता है। पत्रकार प्रत्येक राउंड में एक खिलाड़ी की जांच कर सकता है और उनकी पहचान का पता लगा सकता है। फिर वे जानकारी को अधिकारी, जिसकी पहचान छिपी हुई है, तक पहुंचा सकते हैं, जो फिर आतंकवादियों में से एक को मार सकता है। एक पत्रकार है। राउंड के टर्नआउट में आतंकवादियों ने जीत हासिल की। गुइलामे पैट्री और ली सिवोन। ली सिवोन को अधिकारी हा सोकजिन ने मार दिया था। कट्टरपंथी किम डोंगजे वायरस से मर गया और उसे एक टुकड़ा मिला। शोधकर्ता सियो डोंगजू और बू सेउंगक्वान इलाज बनाने में विफल रहे। आतंकवादियों को 4-4 टुकड़े मिले और कट्टरपंथी को एक टुकड़ा मिला। दिन 1 पुरस्कार मैच। सहकारी पहेली। हर मुख्य मैच के बाद एक पुरस्कार मैच होता था, जहां अगर खिलाड़ी जीतते तो पुरस्कार राशि में 50, 000, 000 या 100, 000, 000 जोड़े जाते। पहले पुरस्कार मैच के लिए खिलाड़ी एक गोल चक्कर पर खड़े होते थे जो 3 मिनट तक घूमता था। इस पर 12 सेक्टर होते थे, प्रत्येक में एक खिलाड़ी खड़ा होता था। प्रत्येक खिलाड़ी 5 सेकंड के लिए पहेली के सामने होता था, जिसमें गोल चक्कर 3 चक्कर लगाता था। पहेलियों में एक खाली ज्यामितीय आकार दिखाई देता था और उन्हें पहेली के बाहर टुकड़े दिए गए थे, जिन्हें उन्हें पहेली में सही ढंग से डालना था। यदि खिलाड़ी सभी 10 राउंड पूरे कर लेते थे तो पुरस्कार राशि में एक निश्चित राशि जोड़ी जाती थी। यदि कोई खिलाड़ी पहेली को 2 बार हल करता है तो उन्हें हर अगली पहेली को हल करने पर एक टुकड़ा मिलता है। पुरस्कार मैच विफल हो गया। दिन 2 मुख्य मैच। नियम रेस। दूसरे मैच के लिए खिलाड़ियों को कुछ मानदंडों का पालन करते हुए बोर्ड गेम के लिए केवल खुद पर लागू होने वाले विशिष्ट व्यक्तिगत नियम बनाने की आवश्यकता थी। खिलाड़ी प्रत्येक खिलाड़ी के नियम में मौजूद वर्णों की मात्रा के आधार पर एक क्रम में गए। खिलाड़ियों ने एक पासा घुमाया जिसके किनारों पर 1, 1, 2, 3 जेल और भागने वाले जेल को दर्शाया गया था। पूरे में 4 कार्यालय बिखरे हुए हैं और यदि कोई खिलाड़ी किसी एक पर उतरता है तो वे भागने वाले जेल कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, फिर से रोल कर सकते हैं या समूह नियम बदल सकते हैं जो सभी पर लागू होता है। एक विशेष पासा भी है जिसके किनारे 1, 2, 2, 3, 3 और 3 है, लेकिन इसका उपयोग केवल तब किया जाता है जब कोई विशेष नियम सक्रिय होता है। यदि कोई खिलाड़ी समूह नियम के कारण किसी कार्यालय में उतरता है तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। फिनिश लाइन को पार करने वाला पहला खिलाड़ी 3 टुकड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 मिलता है। फिनिश लाइन को पार करने वाले 10वें व्यक्ति को 1 टुकड़ा, 11वें को 3 और 12वें को 5 वापस करना होगा। योजना के चरणों के दौरान खिलाड़ी 2 गुटों में विभाजित हो गए। बहुमत वाली टीम की रणनीति में एस्केप टिकट जमा करना शामिल था, जो खेल में एक प्रमुख कारक साबित हुआ। अंत में बहुमत वाली टीम की रणनीति सबसे कारगर साबित हुई और अंतिम स्थान भाग्य से तय हुए। पार्क क्यूंगलिम 10वें स्थान पर रहे और उनका 1 टुकड़ा खो गया। किम डोंगजे 11वें स्थान पर रहे और उनके 3 टुकड़े खो गए। गिलॉम पैट्री 12वें स्थान पर रहे और उनके 5 टुकड़े खो गए, जिससे वे खेल से बाहर हो गए। दिन 2 पुरस्कार मैच। स्मृति के टुकड़े। दूसरे पुरस्कार मैच के लिए खिलाड़ियों को एक अस्पताल का दृश्य देखने का काम सौंपा गया था, जिसके बारे में उन्हें सवालों के जवाब देने थे। सवालों के लिए कुल 10 खिलाड़ी डीलर रूम में गए, जहां वे तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक एक खिलाड़ी सवालों के जवाब नहीं देता। उत्तर देने वाला खिलाड़ी या तो यह कर सकता था: एक पास, जिसके परिणामस्वरूप खिलाड़ी मुख्य क्षेत्र से बाहर चला जाता है और दूसरा खिलाड़ी अंदर आ जाता है, या 2 उत्तर, जो सही होने पर उन्हें दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का मौका देता।
यदि प्रश्न का उत्तर गलत दिया जाता है तो पुरस्कार मैच विफलता में समाप्त हो जाएगा। पुरस्कार राशि जीतने के लिए खिलाड़ियों को सभी 10 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। पहली खिलाड़ी ली सीवॉन ने पास का विकल्प चुना क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास अगले सवालों के जवाब देने का मौका होगा। हालांकि इसके कारण उसे खेल से बाहर होना पड़ा। दूसरे खिलाड़ी सियो डोंगजू ने सभी 10 प्रश्नों के सही उत्तर दिए और पुरस्कार मैच सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। यूं जेक्यू कोरियाई, जन्म 14 मई 1969, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है। उनकी निर्देशित पहली फिल्म माई बॉस, माई हीरो एक गैंगस्टर के बारे में है जिसे वापस स्कूल भेज दिया जाता है, जबकि 6 इज जीरो की तुलना अमेरिकन पाई से की गई है। वह अपनी आपदा फिल्म ह्युंदाई 2009 के जरिए प्रसिद्ध हुए, जिसे दक्षिण कोरिया की पहली आपदा फिल्म बताया गया है। 2 का बजट $16 मिलियन था। 3 और इसे 2009 के ब्लैक ड्रैगन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव का पुरस्कार जीता। 4 फिल्म के जरिए वह कोरिया के इतिहास में 10 मिलियन दर्शकों को पार करने वाले 5वें फिल्म निर्देशक बन गए। वर्तमान में ह्युंदाई दक्षिण कोरियाई फिल्मों की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 17वें स्थान पर है। 2014 में यूं द्वारा निर्देशित एक और फिल्म और टू माई फादर ने भी 10 मिलियन दर्शकों को पार किया। आजीविका। यूं का जन्म 14 मई 1969 को बुसान में हुआ था। उन्होंने 1996 में कोरिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1997 में उन्होंने विज्ञापन एजेंसी एलजी एड में काम करते हुए विश्व इंटरनेट विज्ञापन प्रतियोगिता में सर्वोच्च पुरस्कार जीता। 5 यू ने ताइचांग हेंगअप द्वारा आयोजित परिदृश्य प्रतियोगिता मून ट्रिप का भव्य पुरस्कार जीतकर फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की। उन्होंने 2001 में माई बॉस, माई हीरो के साथ निर्देशन में पदार्पण किया। उन्होंने कई पटकथाएं भी लिखी है और फिल्म कंपनी जेके फिल्म, पूर्व में दुसाबू फिल्म, के सीईओ बने। फिल्म ह्युंदाई के माध्यम से वह कोरिया के इतिहास में 10 मिलियन दर्शकों को पार करने वाले 5वें फिल्म निर्देशक बन गए और वर्तमान में ह्युंदाई दक्षिण कोरियाई फिल्मों की बॉक्स ऑफिस की सूची में 17वें स्थान पर थी। 2014 में यू ने फिल्म और टू माई फादर का निर्देशन किया। इस फिल्म ने 10 मिलियन दर्शकों को पार करके व्यावसायिक सफलता हासिल की। वर्तमान में यह फिल्म दक्षिण कोरियाई फिल्मों की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 4थे स्थान पर है। फिल्म को समीक्षकों ने भी सराहा और यूं के लिए कई नामांकन और पुरस्कार लाए। 2016 में CJENM ने जेके फिल्म में 51% हिस्सेदारी हासिल की, जिससे यह कंपनी की सहायक कंपनी बन गई। CJENM एक फिल्म निर्माण कंपनी का अधिग्रहण करके और सीधे फिल्म निर्माण में उतरकर अपने मौजूदा निवेश और वितरण से आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। CJENM की पूंजी और विदेशी नेटवर्क के साथ जेके फिल्म को विदेशी बाजार में प्रवेश करने की भी उम्मीद है। 6 जुलाई 2022 में यू CJENM स्टूडियोज के अध्यक्ष और सीईओ बने, जो CJENM की नई लॉन्च की गई प्रोडक्शन सहायक कंपनी है। 25 अक्टूबर 2022 को CJENM ने अपनी सहयोगी CJENM स्टूडियोज पर केंद्रित अन्य प्रोडक्शन सहयोगियों को एकीकृत करने की अपनी योजना की घोषणा की, ताकि उनकी सामग्री उत्पादन क्षमताओं को मिलाकर तालमेल बनाया जा सके। यू ने जेके फिल्म के अपने 2388 शेयर CJENM को कुल 5.1 बिलियन वॉन में बेचे। विलय और अधिग्रहण के बाद जेके फिल्म CJENM स्टूडियोज के तहत एक लेबल बन गई। 8 फिल्मोग्राफी। फीचर फिल्मों का श्रेय। वर्ष शीर्षक श्रेय दिया गया संदर्भ। अंग्रेजी कोरियाई निदेशक पटकथा लेखक निर्माता। 2000 ब्लैक हनीमून धन्यवाद नहीं हाँ नहीं। 2001 मेरा बॉस, मेरा हीरो धन्यवाद हाँ हाँ नहीं। 2002 डकैती के बिना नहीं रह सकते मेरे लिए धन्यवाद नहीं हाँ नहीं।
सेक्स शून्य है, ठीक है, हाहा नहीं। 2003 रोमांटिक हत्यारा, ठीक है, हाहा नहीं। 2005 सब प्यार के लिए है, नहीं नहीं हाँ। 2007 पहली स्ट्रीट पर चमत्कार, एक दिन पहले, हाँ नहीं हाँ। सेक्स इज 02 चरण 2, नहीं हाँ हाँ। 2009 ज्वार की लहर, हा हा हा, ए हा। गुप्त धन्यवाद, नहीं नहीं हाँ। 2010 सद्भाव, हा नहीं हाँ, सी हाँ घ। मेरे प्रिय डेस्परेडो, यह एक अच्छा विचार है, नहीं नहीं हाँ। 2011 सेक्टर 7 वर्ष, नहीं हाँ, ए। दिन 3 मुख्य मैच, गुप्त संख्या। तीसरे मुख्य मैच के लिए प्रत्येक खिलाड़ी के पास 1 से 100 के बीच एक गुप्त संख्या होती है। खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी के निजी कमरे में शामिल होकर और अपनी संख्याओं के संयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टिकट जमा करके अपनी और दूसरों की गुप्त संख्याओं के बारे में सुराग प्राप्त करते हैं। खिलाड़ियों द्वारा अपनी संख्या सहित प्रत्येक खिलाड़ी की गुप्त संख्याओं का सही अनुमान लगाने और अपनी संख्या को गुप्त रखने के आधार पर अंक दिए जाते हैं। दिन 3 पुरस्कार मैच, वर्ल्ड टॉवर। तीसरे पुरस्कार मैच के लिए खिलाड़ियों के समूह को लकड़ी के अक्षर ब्लॉकों का एक टावर और एक श्रेणी दी जाती है। उन्हें ब्लॉकों का उपयोग करके श्रेणी में जितने खिलाड़ी हैं, उतने ही अंग्रेजी शब्दों को इकट्ठा करना होगा, जबकि सभी ब्लॉकों का उपयोग करना होगा। पुरस्कार मैच सफलता में समाप्त हुआ। दिन 4 मुख्य मैच, चिड़ियाघर। चौथे मुख्य मैच में खिलाड़ी 5x5 ग्रिड को जानवरों की टाइलों के पैटर्न से भरना चाहते हैं, जो उनकी व्यक्तिगत जीत की स्थिति के अनुकूल हों। प्रत्येक खिलाड़ी के पास 5 संभावित जानवरों में से 3 का एक गुप्त क्रम होता है। साथ ही एक शर्त कार्ड होता है जो निर्दिष्ट करता है कि एक जानवर ग्रिड में दूसरे जानवर की तुलना में अधिक बार दिखाई देगा, उदाहरण बंदरों की तुलना में अधिक शेर। खिलाड़ियों को नीलामी के दौरान बोली लगाने के लिए चिप्स का एक सीमित सेट दिया जाता है, जो उन्हें ग्रिड पर टाइल लगाने की अनुमति देता है। दिन 4 पुरस्कार मैच, स्केल गेम। चौथे पुरस्कार मैच में खिलाड़ियों को 2 से 3 के समूहों में विभाजित किया जाता है और अलग अलग कमरों में रखा जाता है। उन्हें संयुक्त रूप से 5 अलग अलग रंग के ब्लॉकों का द्रव्यमान निर्धारित करना होगा, जिनमें से प्रत्येक का वजन 1 ग्राम से 20 ग्राम के बीच है। बदले में प्रत्येक कमरा आभासी तराजू में क्यूब्स जोड़ सकता है। सभी कमरे देखेंगे कि क्या क्रियाओं के परिणामस्वरूप तराजू एक तरफ झुकता है, दूसरी तरफ, या संतुलित होता है। जब तराजू संतुलित होता है तो खिलाड़ियों को 5 वजन का अनुमान लगाने का अवसर मिलता है। शुरू करने के लिए एक मान दिया जाता है। दिन 5 मुख्य मैच, घास बिछाना। 5वां मुख्य मैच 30x30 ग्रिड पर खेला जाता है। खिलाड़ी बारी बारी से अपने क्षेत्र में जोड़ने के लिए पॉलियोमिनो का चयन करते हैं। प्रत्येक मोहरे को अपने मौजूदा मोहरों में से एक को छूना चाहिए और किसी अन्य खिलाड़ी के क्षेत्र को नहीं छूना चाहिए। मुख्य वर्गों को घेरने वाले खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ी से चोरी करने या उसे रोकने जैसी लाभकारी क्रियाएं प्राप्त होती है। खिलाड़ी के क्षेत्र में सबसे बड़े पूर्ण वर्ग के अनुसार मोहरे दिए जाते हैं या काटे जाते हैं। दिन 5 पुरस्कार मैच, मोन्टाज। 5वें पुरस्कार मैच में खिलाड़ी पोर्ट्रेट फोटो का स्लाइड शो देखते हैं। प्रत्येक स्लाइड शो 3 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। जैसे ही कोई डुप्लीकेट फोटो दिखाई जाती है, कम से कम एक खिलाड़ी को बज इन करना चाहिए। पुरस्कार मैच के विफल होने से पहले समूह को सीमित संख्या में गलत बज की अनुमति होती है। दिन 6 मुख्य मैच, समीकरण उच्च निम्न। खिलाड़ी समीकरण बनाने के लिए संख्या और गणितीय ऑपरेटर कार्ड का उपयोग करते हैं। वे बोली लगाते हैं कि वे 20 के सबसे करीब या 1 के सबसे करीब परिणाम बना सकते हैं। खेल शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों के मोहरे चिप्स में बदल दिए जाते हैं और जब चिप्स खत्म हो जाते हैं तो खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है, जब तक कि 3 खिलाड़ी बचे नहीं रहते। दिन 6 पुरस्कार मैच, 4 खिलाड़ी 3 पंक्ति में। खिलाड़ियों को एक दूसरे और एक अज्ञात चौथे खिलाड़ी के खिलाफ
3 इनेरो गेम खेलने के लिए अलग अलग कमरों में अलग किया जाता है। प्रत्येक गेम में खिलाड़ियों के साथ साझा नहीं की गई एक निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर रंग आवंटित किए जाते हैं। खिलाड़ी तब सफल होते हैं जब वे अज्ञात चौथे खिलाड़ी को जीतने से रोकते हैं। मैच के अंत में सबसे ज्यादा मोहरे रखने वाले 2 खिलाड़ी फाइनल में आगे बढ़ते हैं। अंतिम खेल। अंतिम मैच में 3:1 गेम होते हैं। जो भी खिलाड़ी सबसे पहले 2 गेम जीतता है वह डेविल्स प्लान का विजेता बन जाता है। गुप्त कक्ष। गुप्त कक्ष में जेल में एक तिजोरी थी जिसमें 4 नंबर का कोड था। हा सोगजिन जिसने कोड को क्रैक किया था उसे अगले साल का सुराग मिला, इसलिए कोड 2024 था। गुप्त कक्ष का खेल ब्लाइंड गोमोकू है जहां टाइलें एक तरफा होती है और उन्हें नीचे की ओर रखा जाता है ताकि खिलाड़ी को याद रहे कि कौन सी टाइलें उनकी है और कौन सी प्रतिद्वंद्वी की है। ली सिवोन ने पहला प्रयास किया लेकिन असफल रही और अपने सभी टुकड़े खो दिए और रात 5 में बाहर हो गई। सुबह रात 5 के बाद हा सोगजिन ने एक प्रयास किया और खेल जीत लिया और 11 और टुकड़े प्राप्त किए। प्रतियोगियों। अधिकांश प्रतियोगी गायक, अभिनेता या मनोरंजन करता है। 2-3 नाम, आयु, पेशा। क्वाक जूनबिन 31 यूट्यूबर। कक्षा ग्वेडो 40 खगोलशास्त्री। विज्ञान संचारक ब्लू हाउस के पूर्व नीति सलाहकार। गिलाउम पेट्री 41 ई स्पोर्ट्स प्लेयर। किम डोंगजे 24 कॉलेज छात्र और पेशेवर पोकर खिलाड़ी। पार्क कियोंगरिम 44 टीवी कलाकार। एसेयो डोंगजू 40 अमेरिका स्थित वकील। एसेयो यूमिन 31 अमेरिकी आर्थोपेडिक सर्जन। बू सेउंगक्वान 25 गायक। उहम होंगसिक कोरियाई, जन्म 6 अक्टूबर 1986, जिन्हें पेशेवर रूप से यू आहिन कोरियाई के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता, रचनात्मक निर्देशक और गैलरिस्ट है। उन्हें टेलीविजन और फिल्म दोनों में विविध प्रकार की भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है, जहां वे अक्सर ऐसे गतिशील चरित्रों को चित्रित करते हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास प्रदर्शित करते हैं। उन्हें एशियाई फिल्म पुरस्कार, फैंटासिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शेवल नोयर पुरस्कार, 2 ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार और 2 बेक्सेंग कला पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें पंच 2011, सीक्रेट अफेयर 2014, वेटरन 2015, द थ्रोन 2015, 6 फ्लाइंग ड्रैगन 2015 से 2016, बर्निंग 2018, अलाइव 2020, वॉइस ऑफ साइलेंस 2020 और हेलबाउंड 2021 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। बर्निंग में ली जोंगसू की भूमिका के लिए यू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स के 2018 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फीचर के लिए चुना जाना भी शामिल है, जिससे वह इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र एशियाई और ऐसा करने वाले पहले कोरियाई अभिनेता बन गए। 5-6 प्रशंसित दक्षिण कोरियाई लेखक ली चांगडोंग द्वारा निर्देशित इस फिल्म की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई, जिसने 2018 के कान फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा की। 7 और 91वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की अंतिम 9 फिल्म शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने वाली पहली कोरियाई फिल्म बन गई। 8, 9, 10, 11, 12 अपने फिल्मी काम के अलावा यू सामाजिक और कलात्मक सक्रियता में भी संलग्न है। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावित विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। 2016 में वह फोर्ब्स कोरिया पावर सेलिब्रिटी सूची में दूसरे स्थान पर थे। 13 प्रारंभिक जीवन यू आहिन, जिनका असली नाम उहम होंगसिक है, 14 का जन्म दक्षिण पूर्वी दक्षिण कोरिया के डेगू के नाम जिले में हुआ था। वे 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। ग्योंगबुक आर्ट्स हाई स्कूल में पहले वर्ष में ललित कला में प्रमुखता के साथ यू को स्कूल के सामने की सड़कों पर एक कास्टिंग एजेंट ने खोजा था।
वह अकेले सियोल गए और स्वतंत्र रूप से रहने लगे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में विकसित हुआ। उन्हें सियोल आर्ट्स हाई स्कूल में दाखिला मिला था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी प्रसारण गतिविधियों को जारी रखने के लिए स्कूल छोड़ दिया। यू ने बाद में हाई स्कूल प्रमाणन के लिए जीईडी पूरा करने के बाद डंकुक विश्वविद्यालय और कोंकुक विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 15-16 डेब्यू करने से पहले उन्हें एक बार के-पॉप आइडल बनने के लिए स्काउट किया गया था और गाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। 15-17 आजीविका 2003 से 2005 कैरियर की शुरुआत और अंतराल। यू आहेन नाम के स्टेज नाम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 2003 में एक टीवी विज्ञापन में अपनी शुरुआत की। उनका पहला प्रबंधन उनके लिए एक आकर्षक स्टेज नाम बनाना चाहता था जो एक आइडल छवि के अनुकूल हो, क्योंकि उहम होंगसिक नाम बहुत भारी और पुराने जमाने का माना जाता था। फिर उन्होंने यू आहेन को चुना। आहेन जर्मन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है एक। 18-19 ऑडिशन के बाद यू को टीन सीरीज शार्प में कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने पेंटिंग में प्रमुखता रखने वाली एक मॉडल छात्रा की भूमिका निभाई। 20-21 सीरीज के प्रसारित होने के बाद यू को लोकप्रियता मिली। 22 और उन्हें रोमांस ड्रामा अप्रैल किस और वनेक्ट ड्रामा शियून एन सुहा में कास्ट किया गया। यू स्कूल यूनिफॉर्म और युवा परिधान सहित विभिन्न विज्ञापनों में भी दिखाई दिए। 23 हालांकि उसके बाद यू ने अभिनय से ब्रेक ले लिया और सुर्खियों से गायब हो गए। यू के अनुसार वह अभिनय और मनोरंजन उद्योग के बारे में किसी भी पूर्व ज्ञान के बिना एक अभिनेता बन गए। 24 सबसे पहले वह पेशे की प्रशंसा और लोकप्रियता से रोमांचित थे, लेकिन फिर इस बात को लेकर भ्रमित हो गए कि क्या वह वास्तव में जीवन में यही चाहते थे या नहीं। यू को दूसरों के लिए खानपान के बजाय खुद के लिए क्या चाहिए, इस पर चिंतन करने के लिए एक अंतराल की आवश्यकता महसूस हुई और भविष्य में एक अभिनेता के रूप में वह किस तरह का रास्ता अपनाना चाहते हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकालने के बाद उन्होंने गंभीर अभिनय के लिए अपने जुनून की खोज की। 25 यू अपने करियर की शुरुआत को याद करते हैं। शार्प के दौरान मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है, इसलिए लोकप्रियता मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह मेरी है। अब मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता हूं। शार्प के बाद मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि मुझे उस स्थिति में लड़खड़ाना और गिरना नहीं चाहिए जिसमें मैं फंस गया हूं, और मुझे दृढ़ता से एक कदम आगे बढ़ाना था और इंतजार करना था। 26 2009 में उन्होंने ड्रामा स्टार्स लवर्स में यू जीताई के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक शीर्ष अभिनेत्री की भूमिका निभाई जिसे एक साधारण आदमी से प्यार हो जाता है। 19-20 चोई को प्रति एपिसोड 48 मिलियन मिले, जो उस समय एक कोरियाई अभिनेत्री के लिए सबसे अधिक वेतन था। उनका रिकॉर्ड बाद में 2010 के ड्रामा डेमुल के लिए गो ह्यूनजंग के 55 मिलियन द्वारा तोड़ा गया। 21-22 उसी वर्ष उन्होंने अपने भाई को सीईओ बनाकर CJW कंपनी नाम से अपनी खुद की प्रबंधन एजेंसी स्थापित की। 23-24 वह सेमी इम्प्रोवाइजेशनल मॉक्यूमेंट्री एक्ट्रेसेस के कलाकारों की टुकड़ी में भी शामिल हुई, जो यकीनन उनकी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी। 25-26 2011 की सीरीज कैंट लूज, जिसमें यू सांगह्यून भी सहकलाकार है, के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें एक वकील जोड़ा अपने तलाक के मुकदमे का सामना कर रहा है, उससे पूछा गया कि क्या वह अपनी शुद्ध और मासूम छवि को खत्म करने के बारे में चिंतित है। चोई ने कहा, मेरी छवि 15 सालों से एक जैसी है। क्या अब मेरे लिए इससे बाहर निकलने का समय नहीं आ गया है? मैं एक मेलोड्रामा क्वीन थी और अब मैं रोमांटिक कॉमेडी क्वीन का खिताब चाहती हूं। उन्होंने कहा कि रियलिटी शो 2 डेज एंड एक नाइट में एक अतिथि के रूप में अपना हंसमुख सहज पक्ष दिखाने के बाद उन्हें और अधिक प्रशंसक मिले हैं। 27-28
2012 में चोई को चीनी नाटक सिटी लवर्स में कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी फर्म में नए कार्यरत व्यवसायी किन हाओ के साथ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में सीईओ की भूमिका निभाई। 29, 30, 31 उस वर्ष के अंत में वह फैशन डिजाइनर जंग कुहो के साथ फूड लाइफस्टाइल केबल चैनल ओलिव टीवी पर चोई जीवू के स्वादिष्ट कोरिया की होस्ट बन गईं। 5 एपिसोड का यह शो, जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर 2012 तक प्रसारित हुआ, का उद्देश्य कोरियाई व्यंजनों और संस्कृति को दुनिया भर में बढ़ावा देना था, और दोनों मेजबानों ने दक्षिण कोरिया की यात्रा की और दर्शकों को कम ज्ञात क्षेत्रीय भोजन से परिचित कराया। 32, 33 इसके बाद उन्होंने 2011 की हिट जापानी ड्रामा कासिफू नो मीता की 2013 की रीमेक में मुख्य भूमिका निभाई। द सस्पिशियस हाउसकीपर में चोई ने शीर्षक चरित्र निभाया, एक बर्फीली और स्थिर लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सक्षम हाउसकीपर जो हाल ही में विधुर हुए पिता और उसके 4 बच्चों के लिए काम करने आती है। 34, 35 अपने सहकलाकारों पर प्रतिक्रिया न कर पाने की कठिनाई के बावजूद चोई ने कहा कि उन्होंने यह भूमिका इसलिए चुनी क्योंकि वह जिस तरह से नायिका अपनी भावनाओं को दिखाने से बचती है, उससे वास्तव में मंत्रमुग्ध थी। 36, 37 2014 वर्तमान कैरियर पुनरुत्थान फरवरी 2014 में चोई ने टैलेंट एजेंसी वाईजी एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध किया। 38, 39, 40, 41 इसके बाद वह टेम्पटेशन में पिछले कोस्टार क्वोन सांगवू के साथ फिर से जुड़ गईं। उन्होंने एक अमीर महिला की भूमिका निभाई जो एक विवाहित व्यक्ति को एक खतरनाक प्रस्ताव देती है। 42 चोई 2015 में ट्रैवल रियलिटी शो ग्रैंडपास ओवर फ्लावर्स के 4थे सीजन में शामिल हुई, जहां उन्होंने और ली सियोजिन ने अनुभवी अभिनेताओं ली सुनजे, शिन गू, पार्क ग्यूनह्युंग और बेक इलसेओब के साथ ग्रीस में बैकपैक किया। 43, 44, 45, 46 इसके बाद केबल सीरीज 20 अगेन आई, जहां उन्हें एक शर्मीली 38 वर्षीय गृहिणी के रूप में आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जो अपने 20 वर्षीय बेटे के साथ पहली बार कैंपस कॉलेज जीवन का अनुभव करने का फैसला करती है। 47, 48 2016 में चोई ने 7 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की, जिसमें उन्होंने कलाकारों की रोमांस फिल्म लाइक फॉर लाइक्स में अभिनय किया। 49, 50 उसी वर्ष उन्होंने कानूनी रोमांस ड्रामा वुमन विद अ सूटकेस में अभिनय किया। 51 2017 में चोई को पारिवारिक मेलोड्रामा द मोस्ट ब्यूटीफुल गुड बाय में कास्ट किया गया, जो नो हिक्यूंग के ड्रामा द मोस्ट ब्यूटीफुल गुड बाय इन द वर्ल्ड का रीमेक था। 52 2019 में चोई ने टीवीएन ड्रामा क्रैश लैंडिंग ऑन यू के एपिसोड 13 में खुद के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। व्यक्तिगत जीवन चोई ने बुसान महिला कॉलेज में एरोबिक डांस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने हानयांग विश्वविद्यालय के थिएटर और फिल्म विभाग में दाखिला लिया और अपना पहला वर्ष पूरा किया, हालांकि उन्हें अपने व्यस्त कार्य शेड्यूल के कारण कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 53 चोई ने अपने गैर सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड से शादी की, जो उनसे 9 साल छोटा है। 29 मार्च 2018 को एक निजी शादी में अपने फैन क्लब की वेबसाइट पर जारी एक हस्तलिखित पत्र के माध्यम से कुछ घंटे पहले ही सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की। 54 चोई ने घोषणा की कि वह 23 दिसंबर 2019 को अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती थी। 55 और 16 मई 2020 को एक बेटी को जन्म दिया। 56 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1996 श्रीमती पार्क के साहसिक कारनामे यूनजिन। 1997 हलीलुए बार मैडम बिट भाग छिद्र सुजिन। 1998 विदेशी किम की बेटी आवाज पहला चुंबन सोंग येओनहवा। 1999 छिपने की कोई जगह नहीं किम जुयोन। 2002 रोमांटिक राष्ट्रपति चोई यूनसू। 2004 हर किसी के पास रहस्य होते हैं हान सन्यंग। 2005 छायाहीन तलवार महिला मार्शल आर्ट गोसु कैमिया। 2006
अब और हमेशा के लिए हान हायेवोन। 2009 अभिनेत्रियों स्वयं। 2016 लाइक के लिए लाइक हाम जूरान। 2023 नया सामान्य ह्योंजियोंग 26वें बिफ में समापन फिल्म 57-58 टेलीविजन श्रृंखला। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1995 युद्ध और प्रेम। 1996 एमबीसी सर्वश्रेष्ठ थिएटर। लव जस्ट दैट वन थिंग। पहला प्यार कांग सोखी। 3 लड़के और 3 लड़कियां कैमियो उपस्थिति। किम जूह्युक 3 अक्टूबर 1972 30 अक्टूबर 2017 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता थे। एक उन्हें फिल्म माई वाइफ गॉट मैरिड 2008, द सर्वेंट 2010 और योरसेल्फ एंड योर्स 2016 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट 2017 और बिलीवर 2018 में उनकी सहायक भूमिकाओं के साथ साथ टेलीविजन सीरीज लवर्स इन प्राग 2005, गॉड ऑफ वॉर 2012, हूर जून, द ओरिजिनल स्टोरी 2013 और आर्गन 2017 के लिए जाना जाता है। वह केबीएस 2 के रियलिटी वैरायटी शो 2 डेज एंड एक नाइट के तीसरे सीजन में एक मूल नियमित कलाकार भी थे। 3 व्यक्तिगत जीवन। परिवार। किम अभिनेता किम मुसेंग के बेटे थे। उन्होंने और उनके पिता दोनों ने वास्तविक जीवन के दरबारी चिकित्सक हियो जुन की भूमिका निभाई थी। 4, 5, 6 रिश्ते। किम ने 2003 में अभिनेत्री किम जीसू को डेट करना शुरू किया। उन्होंने 2002 की टीवी सीरीज लाइक ए फ्लोइंग रिवर में एक विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई। उनका 6 साल का रिश्ता 2009 में खत्म हो गया। 7, 8, 9 किम ने 2012 से 2013 तक गॉड ऑफ वॉर के सहकलाकार किम ग्यूरी को भी डेट किया। 10, 11, 12 दिसंबर 2016 में किम को योरसेल्फ एंड योर्स 2016 के सहकलाकार ली यूएंग के साथ रिश्ते में होने की पुष्टि की गई थी। 13 मौत। 30 अक्टूबर 2017 को किम सैमसियोंगडोंग सियोल में लगभग 4:30 बजे केएसटी पर हुई एक घातक कार दुर्घटना में शामिल थे। 2 उनकी कार पलट गई और उन्हें कोंकुक विश्वविद्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने के 2 घंटे बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 14, 15, 16 पुलिस और कोंकुक विश्वविद्यालय चिकित्सा केंद्र के अनुसार ऐसा लगता है कि दुर्घटना मायोकार्डियल रोधगलन के लक्षण दिखने के बाद हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि शव परीक्षण में दिल का दौरा पड़ने के कोई लक्षण नहीं दिखे और मौत का कारण खोपड़ी का फ्रैक्चर था। 17 इसके अलावा शरीर में शराब या अन्य विषाक्त पदार्थों का कोई निशान नहीं पाया गया और पुलिस जांच में वाहन के दोषों का कोई सबूत नहीं मिला जो दुर्घटना का कारण हो सकता है। 18, 19 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2001 हा बोलना जंगह्युन। 2002 वाईएमसीए बेसबॉल टीम ओह डेह्योन। 2003 एकल पार्क सुह्योन। 2004 श्री हैंडी श्री हांग हांग डुसिक। 2005 जब रोमांस और किस्मत का मिलन होता है यू ग्वांगशिक। नीला निगल हान जी ह्योक। 2006 मुझे प्यार नहीं करो जूलियन। 2008 मेरी पत्नी की शादी हो गई नोह देओखून। 2010 नौकर बंगजा। 2011 प्रेम और युद्ध में किम जंगवूंग। पिच हाई यूं दोहू। युगल यूसोक। 2015 अंतरंग शत्रु अध्यक्ष कैमिया। अंदर की खूबसूरती वूजिन। 2016 लाइक के लिए लाइक सुंगचान। सच्चाई क्या है? किम जोंगचान। आप और आपका योंगसू। 2017 गोपनीय असाइनमेंट चाकीसियोंग। चोई जीवू जन्म चोई मिह्यांग 11 जून 1975 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। उन्हें दक्षिण कोरिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। उन्हें कई तरह के मेलोड्रामा में उनके काम के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है ब्यूटीफुल डेज 2001, विंटर सोनाटा 2002, स्टेयरवे टू हेवन
2003, एयर सिटी 2007, स्टार्स लवर्स 2008, द सस्पिशियस हाउसकीपर 2013 और टेम्पटेशन 2014। साथ ही रोमांटिक कॉमेडी सीरीज 20 अगेन 2015 और वुमन विद अ सूटकेस 2016। आजीविका 1994 से 1998। शुरुआत। चोई मिह्यांग को पहली बार तब पहचाना गया जब उन्होंने 1994 में एमबीसी द्वारा आयोजित एक प्रतिभा ऑडिशन जीता। फिर 1995 में ड्रामा सीरीज वॉर एंड लव में अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मंच का नाम चोई जीवू अपना लिया। उन्हें 1996 की फिल्म द गेट ऑफ डेस्टिनी में उनकी पहली प्रमुख भूमिका में लिया गया था, लेकिन उनके सीमित अभिनय कौशल के कारण उन्हें फिल्मांकन के दौरान बदल दिया गया। अगले कुछ वर्षों में चोई ने टीवी नाटक और फिल्मों दोनों में अभिनय करना जारी रखा, जिसमें द होल हॉलीवुड थ्रिलर हश का मूल संस्करण शामिल है। साथ ही साथ आहन जेवुक के साथ रोमांटिक कॉमेडी फर्स्ट किस और आहन सुंगकी के साथ द रोमांटिक प्रेसिडेंट भी शामिल है। यह एक शुद्ध और मासूम छवि के साथ दुखद नायिकाओं के टीवी पर उनके चित्रण थे, विशेष रूप से ट्रुथ में रयू सिवोन के साथ और ब्यूटीफुल डेज में ली ब्युंगहुन के साथ, जिसने उनकी बढ़ती लोकप्रियता को बढ़ाया। 2002 में वह बे योंगजून उन्होंने पहले उनके 1996 के नाटक फर्स्ट लव में सहायक भूमिका निभाई थी के साथ फिर से स्क्रीन पर आई, जिसमें उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध प्रतिष्ठित भूमिका निभाई। यू सेखो द्वारा उनके सीजन ड्रामा की दूसरी किस्त के रूप में निर्देशित दो विंटर सोनाटा पूरे एशिया में एक अभूतपूर्व हिट बन गई और इसे कोरियाई लहर के आरंभकर्ताओं में से एक के रूप में श्रेय दिया गया है। 3 नतीजतन चोई को व्यापक पैन एशियाई मान्यता मिली, विशेष रूप से जापान में एक बड़ी संख्या में अनुयायी, जहां उन्होंने जीवू ही में राजकुमारी जीवू उपनाम प्राप्त किया। 4 2009 में उन्होंने और बे ने विंटर सोनाटा एनीमे के लिए आवाज अभिनेताओं के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 5, 6, 7 वह जापान में एक आकर्षक स्टार और ब्रांड बनी हुई है, अपने नाटकों के लिए उच्च लाइसेंसिंग प्रसारण अधिकार प्राप्त कर रही है और संगीत कार्यक्रम और माल बेच रही है। टीवीएन के ई न्यूज ने 2011 की पहली छमाही के लिए उनकी अनुमानित सकल आय के आधार पर जापान में शीर्ष हालू सितारों की एक सूची तैयार की और चोई लगभग $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 5वें नंबर पर थी। 2003 में क्वॉन सांगवू के साथ मेलोड्रामा स्टेयरवे टू हेवन की सफलता के बाद 8 चोई ने फिर से फिल्मों में आने का प्रयास किया। उन्होंने नाउ एंड फॉरएवर में एक गंभीर रूप से बीमार नायिका की भूमिका निभाई। 9, 10 और सेक्स कॉमेडी एवरीबॉडी हैज सीक्रेट्स, आयरिश फिल्म अबाउट एडम का मूल संस्करण में एक अधिक जोखिम भरा किरदार निभाया। 11, 12 दोनों फिल्मों को दक्षिण कोरिया में आलोचकों और दर्शकों द्वारा खराब तरीके से प्राप्त किया गया था, लेकिन जापानी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 13 इसके बाद चोई ने अगले कुछ साल विदेश में बिताए, सन जिंग के साथ चीनी नाटक 101वें प्रपोजल और युताका टेकेनोउची के साथ जापानी नाटक रोंडो की शूटिंग की। 14, 15, 16, 17 वह 2007 में ली जंगजे के साथ एयर सिटी में कोरियाई टेलीविजन पर लौटीं। उनकी भूमिका इंचियोन हवाई अड्डे के मुख्य परिचालन अधिकारी की थी। 18, 2009 से 2012 सफलता। यू के अभिनय को समीक्षकों ने सराहा। आई ऑफ फिल्म से जेनी केरमोड ने लिखा, कथानक की तुलना में चरित्र पर अधिक ध्यान देने के साथ फिल्म को हर तरफ से ठोस अभिनय का फायदा मिलता है। हालांकि यू ही सबसे अलग है, जो अपने चरित्र को एक उल्लेखनीय मोड़ पर ले जाता है। 150 स्क्रीन इंटरनेशनल के निक्की बॉघन ने अपने फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिव्यू में लिखा, बिना संवाद के काम करते हुए यू आहेन अत्यधिक शारीरिक अभिव्यक्ति के आसान प्रलोभन का विरोध करता है। इसके बजाय वह अपने आंदोलनों में संयम बरतता है, अपने लटके हुए भाव, अपनी झुकी हुई आंखों, झूल में खून के धब्बों को छिपाने के अपने उन्मत्त प्रयासों में ताइन की आत्मा को नष्ट करने वाली विकल्पों की कमी को व्यक्त करता है। 151
रोजर एबर्ट के निक एलन भी इसी तरह सकारात्मक थे। उन्होंने कहा, अलाइव के यू आहिन ने एक सम्मोहक, पूर्ण आवेशित प्रदर्शन दिया। 152 जैक कैमरून ने द फिल्म मैगजीन के लिए लिखा, यू आहिन, जो बर्निंग में बहुत बढ़िया थे, यहां भी उतने ही मजबूत है। अपनी अत्यधिक अभिव्यंजक शारीरिक भाषा और जानबूझकर निष्क्रिय चेहरे के भावों के साथ सब कुछ संप्रेषित करते हैं। उनकी सांस और घुरघुराने की आवाजें अक्सर कुछ लिखित संवादों की तुलना में आपका ध्यान अधिक मजबूती से खींचती है। 153 अलाइव और वॉयस ऑफ साइलेंस दोनों में अपनी भूमिकाओं के लिए यू को 2020 सिने 21 अवार्ड्स में वर्ष का अभिनेता नामित किया गया था। 154 वॉयस ऑफ साइलेंस में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 41वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता और लोकप्रिय स्टार पुरस्कार जीते। 155 156 और सुल क्यूंगगू के बाद 40 वर्ष की आयु से पहले 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे अभिनेता बन गए। 157 उन्होंने 57वें बेक्सांग कला पुरस्कारों में फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 158 25वें फैंटासिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए शेवल नोयर पुरस्कार और वॉयस ऑफ साइलेंस में अपने प्रदर्शन के लिए 2021 में क्रमशः 30वें बिल्ड फिल्म पुरस्कार और 15वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। 159 160 161 यू की अगली भूमिका योन सांगहो की नेटफ्लिक्स श्रृंखला हेलबाउंड में पंथ नेता जंग जिनसू की थी, जो नवंबर 2021 में रिलीज हुई थी। 162 इस सीरीज का वर्ल्ड प्रीमियर 2021 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सितंबर 2021 में टीवी सीरीज के प्राइम टाइम प्रोग्राम में हुआ था। 163 164 165 और यह फेस्टिवल में जगह बनाने वाला पहला कोरियाई ड्रामा बन गया। 166 इसे 26वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नए बनाए गए ऑन स्क्रीन सेक्शन में और अक्टूबर 2021 में थ्रिल सेक्शन में 65वें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। 167 168 हेलबाउंड रिलीज होने के एक दिन के भीतर नेटफ्लिक्स टीवी शो वर्ल्ड वाइड चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली कोरियाई सीरीज बन गई। 169 170 171 यू ने प्रतिपक्षी होने के बावजूद अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों और दर्शकों से मान्यता प्राप्त की। निक एलन ने रोजर एबर्ट के लिए लिखा, यू आहिन इस भूमिका में उत्कृष्ट है, जिसमें उन्होंने अपनी आंखों में एक निश्चित मृतता के साथ विश्वास के गूढ़ शब्द कहे हैं। 172 द अपकमिंग से एंड्रयू मरे ने लिखा, यह आहिन है जो मृदुभाषी पंथ नेता जियोंग जिनसू के रूप में सुर्खियां बटोरता है। खतरनाक और आकर्षक के बीच की रेखा पर कुशलता से चलते हुए इस करिश्माई व्यक्ति के पास एक यादगार प्रतिपक्षी बनने के लिए आवश्यक सब कुछ है। 173 द प्लेलिस्ट के ब्रायन टेलेरिको भी इसी तरह सकारात्मक थे और उन्होंने लिखा, यू आहिन, जो नेटफ्लिक्स की हिट अलाइव में भी है, एक ऐसे आकर्षक युवा अभिनेता है। 174 पॉलीगॉन के जोशा मिलमैन ने लिखा, यू आहिन विशेष रूप से प्रेरित कास्टिंग है, जिससे उनके चेयरमैन उतने ही गुणी है जितने कि वे अपनी कम की कट्टरता में अस्थिर अविचल है। यह उनके कंधों पर है कि बाकी खिलाड़ी बिना किसी खींचेतानी भावना के अपनी अपनी भूमिकाएं बना सकते हैं। 175 हिज्जिर जुनैनी एने मई से लिखा, उनका शांत व्यवहार एक अस्थिर तीव्रता को दर्शाता है। शो के मुख्य खलनायक के रूप में यू आहिन का प्रदर्शन बेहद आकर्षक है। 176 2022 में यू ने नेटफ्लिक्स क्राइम कॉमेडी फिल्म सियोल वाइब में सांगेडोंग सुप्रीम टीम के नेता की भूमिका निभाई, जिसमें किम सुंग क्यून, जंग वुंगिन और मून सोरी भी शामिल थे। 177 178 179 180 अविश्वसनीय स्रोत। फिल्म की मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद यू के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। डिजिटल माफिया टॉकीज से दिव्या मल्लादी ने लिखा, डोंग वुक के रूप में यू आह इन ने अपने चरित्र में विश्वसनीयता की एक ऐसी डिग्री लाई जिसमें उनके अंधे साहस को एक चतुर गणनात्मक स्वभाव द्वारा संतुलित किया गया था। 181 182
प्रमित चटर्जी ने हाई ऑन फिल्म्स के लिए लिखा। यू आहिन निस्संदेह यहाँ स्टार है और वे आतिशबाजी का एक बड़ा हिस्सा पेश करते हैं। 183 यू अगली बार ली ब्युंगहुन के साथ अभिनय करेंगे, जो द मैच में दक्षिण कोरियाई पेशेवर गो खिलाड़ी ली चांगहो का किरदार निभाएंगे। 184 185 यह फिल्म 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 186 187 वह कांग ह्योंगचेओल की फंतासी फिल्म हाई.5 में रामिरान के साथ सुपरपावर वाले बेरोजगार व्यक्ति की भूमिका भी निभाएंगे। 188 और नेटफ्लिक्स के सर्वनाशकारी नाटक गुडबाय अर्थ में अभिनय करेंगे, जो कि किम जिनमिन द्वारा निर्देशित कोटारो इसाका के उपन्यास द फूल ऑफ द एंड पर आधारित एक काम है। 189 190 अविश्वसनीय स्रोत। 191 अन्य कार्य। स्टूडियो कंक्रीट यू स्टूडियो कंक्रीट के प्रतिनिधि, क्यूरेटर और क्रिएटिव डायरेक्टर है, एक रचनात्मक सामूहिक जो 1980 के दशक में पैदा हुए कलाकारों के एक समूह द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। 192 यू और उनके दोस्तों ने रचनात्मक लोगों की भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ समर्थन प्रणाली बनाने के मिशन के साथ स्टूडियो कंक्रीट की स्थापना की। समूह प्रदर्शनी और विज्ञापन, ग्राफिक डिजाइन, उत्पाद डिजाइन और कला सहयोग की योजना बनाने सहित कई रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल है। 193 हन्नामडोंग में एक पुराने टाउन हाउस में स्थित समूह का एटेलियर एक सांस्कृतिक परिसर के रूप में कार्य करता है और इसमें एक गैलरी, कैफे और दुकान है। यह स्थान उभरते स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के काम को पेश करने वाले मुफ्त मासिक प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। 194 स्टूडियो कंक्रीट प्रदर्शनियों के माध्यम से यू एलजीबीटी समुदाय, उदार नारीवादी, कोरियाई बचपन ल्यूकेमिया फाउंडेशन और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के लिए अपना समर्थन दिखाता है। बच्चों के लिए स्टूडियो कंक्रीट के वार्षिक चैरिटी बाजार के अलावा 195 आर्ट गैलरी विभिन्न समूहों के लिए हर महीने नए कार्यक्रम आयोजित करती है। 2017 में स्टूडियो कंक्रीट ने सियोल में मेक लव नॉट वॉल्स ग्लोबल कैंपेन के लिए डीजल के साथ सहयोग किया। 196 गैलरी ने एक नारीवादी पुस्तक मेला और चर्चा भी आयोजित की। 197 2018 में स्टूडियो कंक्रीट ने साइबर बुलिंग के खिलाफ एक स्टैंड लेने के लिए डीजल के हेट काउचर ग्लोबल कैंपेन के लिए एक लघु वृत्तचित्र द इंटरव्यू का निर्माण किया। 198 आइटम की बिक्री से प्राप्त आय कोरियन ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन को दान कर दी गई। 201 अगले वर्ष स्टूडियो कंक्रीट ने केबीएस एक कला में उनके योगदान के लिए यू को अक्टूबर 2016 में 7वें कोरियाई लोकप्रिय संस्कृति और कला पुरस्कारों में प्रधानमंत्री की प्रशंसा मिली। 94 2017 में यू ने फंतासी रोमांस ड्रामा शिकागो टाइपराइटर में अभिनय किया। 95 उन्होंने 1930 के दशक में कोरिया पर जापानी कब्जे के दौरान एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और एक प्रतिरोध समूह के नेता की दोहरी भूमिकाएं निभाईं। 96 2018 वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और सक्रियता। मई 2018 में कान फिल्म फेस्टिवल में बर्निंग के प्रीमियर पर यू दाय से दूसरे। 2018 में यू ने ली चांगडोंग की फिल्म बर्निंग में स्टीवन येउन के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक शुद्ध और संवेदनशील युवक जोंगसू का किरदार निभाया, जो उस महिला के इर्दगिर्द के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है जिससे वह प्यार करता है। 97 ली ने यू को कास्ट करने का कारण बताते हुए कहा, यू आहिन उस आयु वर्ग के सबसे प्रसिद्ध कोरियाई अभिनेताओं में से एक है और उन्हें भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रदर्शन देने में अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत जोंगसू एक ऐसा निष्क्रिय और शर्मीला चरित्र है जो अपनी भावनाओं को नहीं दिखाता है और जो प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसलिए मुझे लगा कि इस अभिनेता के लिए यह भूमिका निभाना वाकई दिलचस्प होगा। 98 99 100 101 ली ने फिर प्रशंसा की, कोई भी अन्य व्यक्ति जोंगसू के चरित्र को उस तरह से नहीं जी सकता था जैसा उन्होंने किया। यू आहिन इस भूमिका के लिए अपूरणीय है।
वे बहुत ही सूक्ष्मता और संवेदनशीलता को व्यक्त करने में सक्षम है। 102 बर्निंग का प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां यू ने रेड कारपेट पर वॉक किया था। 103 इसे 91वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए दक्षिण कोरियाई प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। 104 यह सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार की अंतिम 9 फिल्म शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने वाली पहली कोरियाई फिल्म बन गई। 105 यू के अभिनय की प्रशंसा की गई। लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने एनपीआर पर कहा, फिल्म के अस्पष्ट पुरुष नायक के रूप में यू आहिन के पास कुछ मायनों में सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वह भावनाओं की लगभग भूमिगत गहराई तक पहुंच जाता है। 106 द प्लेलिस्ट की जेसिका कियांग ने लिखा, यू का जोंगसू शांत पानी की परिभाषा है जो गहरा और अंधेरा है, और अपने गहरे पानी में कौन जानता है कि क्या छिपा है। केवल एक निर्दोष रूप से आश्वस्त प्रदर्शन ही फिल्म के विनाशकारी लेकिन अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण समापन को उतना ही सफल बना सकता है जितना कि यहां है। 107 स्क्रीन एनार्की के पियर्स कॉनरन ने लिखा, इससे भी अधिक प्रभावशाली यू आहिन है, जो पश्चिम में एक कॉरपोरेट प्रमुख के घिनौने बेटे की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो रयू सेंगवान की वेटरन में खलनायक के रूप में काम करता है। कभी बेहतर नहीं, यू भ्रम की भावना का प्रतीक है, जो अंततः एक ऐसे प्रदर्शन में खौफ में बदल जाता है जो हमें उसके चरित्र के बारे में कोई आसान निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता है। कहानी के दौरान जोंगसू के इरादे मासूम लग सकते हैं, लेकिन नपुंसकता और उसकी डरपोक शारीरिकता के संदर्भों के साथ यू ने एक असामान्य रूप से आकर्षक लीड तैयार की है। 108 स्क्रीन डेली के टिम ग्रियर्सन ने लिखा, बर्निंग के अप्रभावी। 109 बर्निंग में उनकी भूमिका के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यू को 2018 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की सूची में शामिल किया, जिससे वह सूची में शामिल होने वाले एकमात्र एशियाई और ऐसा करने वाले पहले कोरियाई अभिनेता बन गए। 110 नवंबर 2018 में यू ने संकट फिल्म डिफॉल्ट में अभिनय किया, जिसमें यू जियोंगहेक की भूमिका निभाई, जिसने प्रतिभूति कंपनी छोड़ने और राष्ट्रीय दिवालियापन की भविष्यवाणी करने के बाद संकट पर दाव लगाया। 111 इस चरित्र ने यह धारणा दी कि युवाओं से अलग है, जिसे यू आहिन ने पहले दर्शाया है। 112 जैसे कि एक व्यक्ति जो आम लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, और एक व्यक्ति जो पुरानी और युवा पीढ़ियों के चौराहे को 3 आयामी रूप से गले लगाता है। 112 यू ने कहा कि वह एक ही समय में 2 पीढ़ियों को समझने का माध्यम बनना चाहते थे। 112 113 और उन्होंने स्थापित प्रणाली को कैसे स्वीकार किया जाए। 113 और हम अभी किस युग में रह रहे हैं के विचारों के साथ फिल्म में अभिनय किया। 112 उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस फिल्म में भाग इसलिए लिया क्योंकि फिल्म ने कहानी को विनम्र दृष्टिकोण से पेश किया। 114 और यह दिलचस्प था कि एक महिला चरित्र देश के प्रमुख संकट से निपटती है और इसे हल करने की कोशिश करती है। 115 जवाब में सहकलाकार किम हायेसू ने यू को एक अभिनेता जिसका दिमाग स्वस्थ है के रूप में वर्णित किया। 116 और फिल्म में आने के उनके फैसले के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। 117 और कहा कि फिल्म के संदेश को समझना और इस फिल्म में अभिनय करना एक संभावित विकल्प है क्योंकि वह यू आहिन है। 1 यू को जनवरी 2019 में फोर्ब्स में एक स्टार के रूप में दिखाया गया था। 6 इसके बाद वे दार्शनिक 2 ओल किम योंगोक के साथ KBS 1 के विशेष टॉक शो 2 ओल आहिन गोइंग ऑल डायरेक्शन के 12 एपिसोड के होस्ट, सहलेखक और सहनिर्माता बने, जो 5 जनवरी से 23 मार्च 2019 तक प्रसारित हुआ। 119, 120, 121 टॉक शो की मेजबानी करने के उनके पहले प्रयास ने सकारात्मक प्रेस समीक्षा प्राप्त की, जिसमें कहा गया, वे एकमात्र अभिनेता है जिन्होंने कभी संचार का ऐसा मंच बनाने की कोशिश की। 122 लिंग भेदभाव सहित विभिन्न विषयों पर अपनी मान्यताओं को ईमानदारी से व्यक्त करते हुए। 123 उन्होंने दर्शकों से ताजा स्पष्टता के साथ सीधे मुलाकात की। 124 125
3 अप्रैल 2019 को यू और डुओल को जेजू द्वीप पर जेजू विद्रोह की 71वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें 10,000 से अधिक दर्शकों के सामने शांति की घोषणा और 71वां जेजू संकल्प पढ़ा गया था। 126, 127, 128 यू ने अपने भाषण में कहा, मैं शर्मनाक रूप से जेजू 4.3 के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि इसे क्या कहा जाए और नहीं हमें इसके बारे में क्यों नहीं जानना चाहिए था। जेजू 4.3 के बारे में जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह इतिहास का एक ऐसा क्षण है जिसे हम सभी को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें इस बारे में बात करते रहना चाहिए और इस मुद्दे को वर्तमान बनाना चाहिए। और मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि अपराधी अपने किए के बाद अपने जीवन को कैसे जारी रख सकते हैं। 129, 130 अलाइव इन 2020 के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2020 में यू ने हॉलीवुड पटकथा लेखक मैट नायलर की मूल पटकथा पर आधारित एक जॉम्बी थ्रिलर अलाइव में उत्तरजीवी जुनवू के रूप में अभिनय किया। 131, 132 फिल्म का प्रीमियर 24 जून 2020 को हुआ और यह दक्षिण कोरिया में कोविड-19 के प्रकोप से पहले फरवरी 2020 के बाद से 1 मिलियन एडमिशन को पार करने वाली पहली फिल्म बन गई। 133, 134 सितंबर 2020 में अलाइव नेटफ्लिक्स मूवीज वर्ल्ड वाइड चार्ट में शीर्ष पर रहने वाली पहली कोरियाई फिल्म बन गई। 135, 136 2020 के अंत तक यह नेटफ्लिक्स पर वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय शीर्षकों में से एक बन गया। 137, 138 अक्टूबर 2020 में यू ने कम बजट की इंडी फिल्म वॉयस ऑफ साइलेंस 139 में एक म्यूटिज्म किरदार के रूप में अभिनय किया। पूरी फिल्म में एक भी लाइन नहीं थी। 140 एक नई महिला निर्देशक हांग यूइजियोंग द्वारा निर्देशित और लिखित। 141 उनकी पटकथा पर आधारित थी जिसे वेनिस बिएनले कॉलेज सिनेमा 2016/2017 में शीर्ष 12 परियोजनाओं में से एक के रूप में चुना गया था। 142, 143, 144, 145 निर्देशक हांग यूइजियोंग ने कास्टिंग के बारे में कहा, एक मुश्किल से व्यावसायिक छोटी फिल्म को आगे बढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट यू आहिन के एजेंट को भेजी और मैं हैरान था कि उसने मेरी अपेक्षा से जल्दी जवाब दिया। 146 मूक सफाई कर्मी ताइन की भूमिका के लिए यू ने 33 पाउंड 15 किलोग्राम से अधिक वजन बढ़ाया। 147 हांग यूइजियोंग ने कहा कि स्क्रिप्ट में मूल चरित्र एक दुबला-पतला युवक होना चाहिए था, लेकिन उनकी पहली मुलाकात में यू ने पहले से ही वजन बढ़ा लिया था क्योंकि उन्हें लगा कि यह उस चरित्र के साथ सूट करेगा जो बहुत अधिक शारीरिक श्रम करता है। उन्होंने याद किया कि वह उनकी उपस्थिति से अभिभूत थीं। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें पहले नहीं पहचाना। कुछ चर्चाओं के बाद वह सहमत हुई कि उनका शारीरिक परिवर्तन मूक ताइन के साथ अच्छा काम करेगा, जो संवाद करने के लिए शरीर की भाषा का उपयोग करता है। बाद में उन्होंने यू को उनके चरित्र अध्ययन के लिए गोरिल्ला का एक वीडियो क्लिप भेजा। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें एक गोरिल्ला वीडियो दिया क्योंकि मैंने भावनात्मक विवरणों की तुलना में ताइन के व्यवहार को बहुत अधिक निर्धारित किया था। 146, 148 हांग ने यू को कास्ट करने का कारण बताते हुए कहा, यू आहिन में स्पष्ट रूप से वह बचकानी छवि थी जिसकी ताइन को जरूरत थी। वह न केवल अभिनय में उत्कृष्ट है, बल्कि उसके पास एक ऐसी छवि भी है जो कथा के चारों ओर समय और स्थान बनाती है। उसके लिए धन्यवाद। वॉयस ऑफ साइलेंस में अधिक दिवास्वप्न जैसा काल्पनिक माहौल हो सकता था, और हालांकि मुझे बिना रेखाओं के चरित्र होने की चिंता थी, लेकिन उसकी विशिष्ट बनावट ने फिल्म को भर दिया। रेखाओं की अनुपस्थिति के बावजूद कोई खालीपन नहीं छोड़ा। उन्होंने चरित्र में उनके योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, ताइन के चरित्र की यू आहिन की व्याख्या स्क्रिप्ट के सुझाव से परे नई और विशद थी। उनके विचारों और सुझावों के माध्यम से मुझे ताइन के पहलुओं के बारे में जानने और खोजने का अनुभव हुआ, एक ऐसा चरित्र जिसे मैंने पटकथा में बनाया था जो तब तक मेरे लिए अज्ञात थे। अंततः
ताइन एक ऐसे रूप के साथ पैदा हुआ जो पटकथा लेखन के चरण में महसूस से अलग था। 149 अगले वर्ष यू ने ड्रामा फैशन किंग में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक स्वनिर्मित लेकिन सफलता से जुनूनी फैशन व्यवसायी की भूमिका निभाई। 59 नाटक युवा लोगों के प्यार और सफलता को चित्रित करता है। 60 लेकिन इसके कमजोर कथा और विवादास्पद अंत के कारण इसे खराब तरीके से प्राप्त किया गया। 61 फिर भी उन्होंने इस परियोजना में शामिल होने को एक साहसिक और संतोषजनक कदम के रूप में वर्णित किया, क्योंकि वह सांसारिक इच्छाओं वाले चरित्र को निभाने में सक्षम थे। 62 2013 की पीरियड ड्रामा जंग ओक जंग लिविंग बाय लव में राजा सुकजोंग के रूप में कास्ट किया गया, जो कुख्यात शाही उपपत्नी जंग हुईबिन पर एक संशोधनवादी कदम है। 63 यू ने भूमिका को अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कहा। 57 इसके बाद उन्होंने फिल्म टफ एज आयरन में मुख्य किरदार निभाया, जो बुसान के एक घाट कर्मी के बारे में है जो मनोभ्रंश और किडनी की बीमारी से पीड़ित अपनी मां की देखभाल करता है। 64 यू और टफ एज आयरन के सहकलाकार जंग यूमी ने बाद में एनिमेटेड फिल्म द सैटेलाइट गर्ल और मिल्क काउ में आवाज अभिनेताओं के रूप में फिर से सहयोग किया। 65 2014 से 2017 फिल्म और टेलीविजन में प्रशंसा। फरवरी 2016 में लाइक फॉर लाइक्स के फैन इवेंट स्क्रीनिंग में यू। 2014 में यू ली हान की थ्रेड ऑफ लाइज में एक विचित्र सहायक भूमिका में दिखाई दिए। यह पंच के बाद किम रयोरियोंग के उपन्यास का ली का दूसरा फिल्म रूपांतरण था। 66 इसके बाद केबल मेलोड्रामा सीक्रेट लव अफेयर में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें यू ने एक गरीब पियानो वादक की भूमिका निभाई जो अपनी विवाहित बहुत बड़ी शिक्षिका से प्यार करता था। 67 अपनी भूमिका की तैयारी के लिए यू ने पियानो का अभ्यास किया और शास्त्रीय संगीत सुना। 69 नाटक ने अपने पूरे दौर में नंबर 1 रेटिंग स्लॉट पर कब्जा कर लिया और वर्ष का सबसे अधिक रेटिंग वाला सामान्य केबल ड्रामा बन गया। 71 अपनी लोकप्रियता के कारण यू को कुकमिन योन्हा नाम राष्ट्र का छोटा प्रेमी कहा जाता था। 74 10 एशिया ने प्रशंसा करते हुए कहा, सीक्रेट अफेयर यू आहिन के अभिनय में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वह अफेयर को इतना अनूठा और ठोस बना देता है। वह दर्शकों को उसके निषिद्ध प्रेम के प्रति सहानुभूति रखने और उसके सफर का अनुसरण करने के लिए मजबूर कर देता है, जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और उसका पियानो कंसर्टो दृश्य लंबे समय तक शहर की चर्चा का विषय रहेगा और यह स्थायी स्मृति के लायक है। 75 2015 में यू ने 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अभिनय किया। 77 उन्होंने रयू सेंगवान की क्राइम थ्रिलर कॉमेडी वेटरन में एक अनैतिक युवा करोड़पति की भूमिका निभाई, जो ह्वांग जंगमिन और यू हैजिन के साथ एक जासूस का सामना करता है। 78 79 और ली जूनिक की पीरियड ड्रामा द थ्रोन में सोंग कांगहो के साथ दुखद क्राउन प्रिंस सादो की भूमिका निभाई। 80 वेटरन दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और द थ्रोन दक्षिण कोरिया की ओर से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की गई थी। रयू सेंग वान ने वेटरन में यू के चरित्र का वर्णन जेम्स कॉग्नी के पात्रों की तरह के रूप में किया और यू आहिन का किरदार एक लड़के जैसा होने के कारण यह किरदार और भी खास बन गया। अगर आप जेम्स कैग्नी की फिल्में देखें तो उनके किरदारों में यह बचकाना पक्ष होता है, यू आहिन में यह नहीं है, इसलिए यही बात इसे और भी डरावना बनाती है। यह कुछ ऐसा है जिसे ली मार्विन भी नहीं बना सकते। 81 ली जूनिक ने कहा कि उन्होंने पंच देखने के बाद यू को चुना और यू के लिए क्राउन प्रिंस सादो का किरदार लिखा। जब मैंने पंच देखी तो मैंने पहले ही यू आहिन में सादो का दिल देख लिया था। वह बहुत असंतोष और चिंता से ग्रस्त एक अभिनेता है जिसके अंदर एक आंतरिक ज्वाला दबी हुई है और उसने 20 के दशक के लोगों का सार दिखाया। 82 वेटरन और द थ्रोन दोनों में अपनी भूमिकाओं के लिए यू को ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स, कोरियन फिल्म रिपोर्टर्स एसोसिएशन अवार्ड्स,
चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स और गोल्डन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड्स सहित प्रभावशाली फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्हें गैलप कोरिया द्वारा वर्ष का फिल्म अभिनेता नामित किया गया 83 और फोर्ब्स द्वारा कोरिया पावर सेलिब्रिटी 40 पर नंबर 2 स्थान दिया गया 84। इसके बाद यू को ऐतिहासिक ड्रामा 6 फ्लाइंग ड्रैगन में कास्ट किया गया, जिसमें वह फैशन किंग के सहकलाकार शिन सेक्यूंग के साथ फिर से शामिल हुए। 85, 86 ड्रामा ने अपने पूरे दौर में नंबर 1 रेटिंग स्लॉट पर कब्जा किया। 87 जोसोन के महत्वाकांक्षी राजकुमार ताइजोंग के यू के चित्रण ने उन्हें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में टीवी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 88 फिल्म और टेलीविजन दोनों में उनकी सफलता के कारण मनोरंजन मीडिया ने 2015 को एन शीडे आहाइन युग गढ़ा। 89 अगले वर्ष यू ने कलाकारों की टुकड़ी वाली फिल्म लाइक फॉर लाइक्स में एक कोरियाई वेव स्टार की भूमिका निभाई, जो उनकी पहली रोमांटिक कॉमेडी थी। 90 यू ने फिल्म पर काम करने की अपनी इच्छा के बारे में कहा, मैंने निर्देशक के साथ नारीवाद के विषय पर चर्चा की। यह फिल्म कोरियाई समाज में गहराई से जरे जमाए बैठी महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी धारणा को दर्शाती है। जब कोई पुरुष अपनी राय व्यक्त करता है तो उसे शांत और आत्मविश्वासी माना जाता है, लेकिन जब कोई महिला ऐसा करती है तो उसे अत्यधिक राय रखने वाली कहा जाता है। यह हिस्सा सीधे मेरे दिल में उतर गया। 91, 92, 93 अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू करते हुए यू ने कम बजट की इंडी फिल्म वॉयज ऑफ टुमारो में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक युवा व्यक्ति जोंगरे की भूमिका निभाई, जो एक दर्दनाक बचपन की दुर्घटना के मनोवैज्ञानिक निशान को वहन करता है। 27, 28 फिल्म का प्रीमियर अक्टूबर 2006 में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 29 और 2007 लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन लेपर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा की। 30 उन्होंने अपनी पहली फिल्म के अर्थ के बारे में कहा, अगर मैंने अभिनेता के करियर की एक तस्वीर खींची है तो यह फिल्म उस तस्वीर के भीतर होनी चाहिए। 31 निर्देशक नोह डोंगसोक ने यू से मुलाकात की जब वह अपना मन नहीं बना पा रहे थे। हालांकि उन्होंने जोंगरे की भूमिका में रुचि रखने वाले कई अभिनेताओं से मुलाकात की थी। 32 नोह ने यू से मिलने के 5 मिनट के भीतर ही उसे कास्ट करने का फैसला कर लिया और कहा, मैं ऑडिशन में यू से मिली पहली 5 मिनट को नहीं भूल सकता। जब मैंने अन्य अभिनेताओं से जोंगरे के चरित्र के बारे में पूछा तो उन्होंने आमतौर पर जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह कुछ पहनने वाला है, कुछ हेयर स्टाइल और किसी तरह का व्यक्तित्व रखेगा। लेकिन वह लंबे समय तक खिड़की से बाहर देखता रहा और अचानक एक शब्द कहा, जैसे कि वह थोड़ा घुट गया हो, यह दुखद है। उस पल मैंने सोचा, जोंगरे वह है। 33 फिल्म की प्रेस जंकट के दौरान नोह ने कहा, उनके उल्लेखनीय अच्छे दिखने के विपरीत वह एक उग्र ऊर्जा से भरे हुए थे। जब मैं युवा शब्द सुनता हूं तो मुझे यू आहिन की याद आती है। 34 नोह ने एक इंटरव्यू में यू के ऑडिशन को भी याद करते हुए कहा, मैं पहली नजर में ही यू आहिन के प्यार में पड़ गया था। बेशक वह दिखने में भी अच्छा था, लेकिन कास्टिंग के दौरान मुझे जिन अन्य अभिनेताओं से मुलाकात हुई थी उनसे वह बेहद अलग था। यू आहिन जब मुझसे मिले तो घबराए हुए थे। एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान से पहले उनके पास यू आहिन के रूप में 20 साल का स्वाभाविक व्यक्तित्व था। 35 अपनी निराशाजनक वास्तविकता से भागने के लिए बंदूक की तलाश करने वाले एक लड़के की भूमिका ने सकारात्मक समीक्षा अर्जित की और उन्होंने बुसान फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता। 36 यू ने फिर जियोंग यूचेओल की ब्लैक कॉमेडी फिल्म स्केलेटन्स इन द क्लोसेट। 37 यू को ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में नामांकित किया गया था। 38 2008 में यू ने ऐतिहासिक ड्रामा स्ट्रॉन्गेस्ट चिल वू में अभिनय किया, जिसमें एक रईस द्वारा गोद लिए गए एक क्रूर लेकिन अकेले हत्यारे की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों और दर्शकों से मान्यता प्राप्त की। 39 इसके बावजूद कि यह उनके लिए पहला ऐतिहासिक ड्रामा था। 40
उन्हें मिन क्यूडोंग की कॉमेडी ड्रामा फिल्म एंटीक में भी दिखाया गया था, जो योशिनागा फूमी के मंगा एंटीक बेकरी से रूपांतरित थी। 41 एक पेस्ट्री एस्पिरेंट और पूर्व मुक्केबाज के रूप में उनकी भूमिका के लिए यू ने मुक्केबाजी और बेकिंग कक्षाएं लीं। 43 मिन ने जानबूझकर फिल्म में यू को लंबी लाइनें दी, यह कहते हुए कि यू पहले से ही जानता था कि लय के साथ कैसे अभिनय करना है, और ज्यादातर नौसिखिए अभिनेता स्क्रिप्ट में अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर इतने घबरा जाते हैं कि वे अपनी पहली लाइनें गड़बड़ कर देते हैं और बाकी सब कुछ पूरी तरह से बिखर जाता है। लेकिन यू आहिन ने इसे चाकू के एक वार में पूरा कर दिया, इसलिए मैंने जानबूझकर उन्हें लंबी लाइनें दी। वह एक ऐसे अभिनेता है जिनकी प्रतिभा लंबे टेक और पूरे शॉट में सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है। 44 यू को डायरेक्टर कट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला और वे कोरियाई फिल्म उद्योग में सबसे होनहार अभिनेताओं में से एक के रूप में उभरे। 45 2009 में उन्हें रोमांस ड्रामा ही हु कैन नॉट मैरी में एक चुटीले सहायक की भूमिका में लिया गया, जो आर्किटेक्चरल ऑफिस में काम करता है, जो किसी के 20वें दशक में होने के उज्ज्वल पक्ष को दर्शाता है। 46 उन्होंने अगली बार फिल्म स्काई एंड ओशन में एक पिज्जा डिलीवरी मैन की भूमिका निभाई, जो अपनी आजीविका बनाने का प्रयास करता है। 47 2010 से 2013 बढ़ती लोकप्रियता और सफलता। अक्टूबर 2013 में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यू की प्रसिद्धि 2010 में तब बढ़ी जब उन्होंने फ्यूजन पीरियड ड्रामा सुंगक्यंकवान स्कैंडल में अभिनय किया, जिसे इसी शीर्षक वाली एक किताब से रूपांतरित किया गया था। यू नाटक की लोकप्रियता के कारण प्रसिद्ध हो गए। 48 49 50 उन्होंने एक अप्रत्याशित व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो अमीर रईसों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए चांदनी का काम करता है। यू की लोकप्रियता को बाद में जियोलो बुखार के रूप में संदर्भित किया गया, जो उनके चरित्र के नाम के आधार पर गढ़ा गया था। 51 नाटक की पटकथा लेखिका किम ताएहेई ने अपने साक्षात्कार में कहा, पुस्तक में सबसे आकर्षक चरित्र जियोलोह था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कच्चे और कठोर पुरुष चरित्र को चित्रित करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हूं। इस तरह मेरा जियोलोह अन्य पात्रों की तुलना में अधिक संवेदनशील और कम शब्दों वाला है। अभिनेता यू आहिन की अतिरिक्त व्याख्या के साथ, जो एक बहुत ही भावुक अभिनेता है, नाटक में जियोलोह मूल कहानी से पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया। 52 2011 में उन्होंने आने वाली उम्र की फिल्म पंच में द्विजातीय किशोर की प्रमुख भूमिका निभाई, जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक हिट थी। 53 इस फिल्म का प्रीमियर 2011 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 55 और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की। 56 उनके सहकलाकार अनुभवी अभिनेता किम यूसोक ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि अगले 10 वर्षों में वह कोरियाई सिनेमा में सबसे बड़े नामों में से एक होंगे। 57 यू को बिल्ड फिल्म अवार्ड्स में नामांकित किया गया, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए उनका पहला नामांकन था। 58 तो दोस्तों पार्ट 1 यानी सेक्शन 1 इसका 26 सितंबर 2023 को देखने को मिला था, और इसका जो मैं आपको बताऊँ सेक्शन 2 है वो हमें 7 तारीख को देखने को मिलने वाला है। बाकी मैंने इसकी पूरी जानकारी बता दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।